कथा कहानी किस्सा के मित्रों को नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है आले। ये फ्रेंच शब्द है और एक तरह का आदेश है। इसका अर्थ होता है आगे बढ़ो, शाबाश या चलो बढ़ो। अलेक्जेंडर कुपरिन की ये कहानी सर्कस के कलाकारों की कहानी है। जब मनुष्य केवल शक्ति, आदेश और वासना के स्तर पर जीता है तो रिश्ते भी सर्कस का खेल बन जाते हैं, जहां प्रेम नहीं, केवल आज्ञा पालन और हुक्म बचता है। तो लीजिए प्रस्तुत है कुपरिन की कहानी आले। अचानक झटके से तेज आवाज में यह आदेश दिया जाता था। यह आवाज मिलीनोरा के जीवन के धुंध में कैद उसके बचपन के शुरुआती यादों में से एक है। उसकी बच्चे जैसी कोमल जुबान से सबसे पहले यही कठोर शब्द निकला था। हमेशा, यहां तक कि सपनों में भी ये लफ्ज उसके दिमाग में गूंजता रहता था। इसे सुनते ही सर्कस के ठंडे से रिंग, अस्तबल की गंध, घोड़ों के रिंग में दौड़ने की आवाजें और जानवरों की पीठ पर पड़ते कोड़ों की कर्कश आवाज ताजा हो जाती। उनसे होने वाले दर्द का क्षणिक एहसास तुरंत ही खत्म हो जाता और उसे केवल सुनाई पड़ता आले। खाली सर्कस हमेशा ठंड और अंधेरे में डूबा रहता है। सर्दियों की फीकी सी धूप ऊपर की तरफ लगे शीशे की गोल छत से छनकर नीचे आती है। रिंग से जरा से ऊपर बनी दर्शक दीर्घा में लगे लाल रंग के पर्दों पर धूप के टुकड़े दिखाई देते हैं। घोड़ों के सिरों पर जमी सजावटी ढाल सूरज की कमजोर किरणों में चमकने लगती है। रिंग में लगे खंभों और उन पर बांधे गए झंडों पर धूप पड़ती है। धूप बड़े बड़े बिजली के खंभों से फिसलती हुई स्टील के उस फ्रेम से भी टकराती है जिस पर काफी ऊंचाई पर कई किस्म की रस्सियां और झूले बंधे हुए हैं। उस ऊंचाई से दर्शकों की पहली पंक्ति भी मुश्किल से दिखाई देती है। गैलरी के पीछे वाले दर्शक तो हमेशा ही अंधेरे में डूबे रहते हैं। सर्कस की आज की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। लंबा कोट और फर कैप पहने 5-6 कलाकार पहली पंक्ति के पास लगी कुर्सियों के सामने खड़े सिगार पी रहे हैं। यहीं पर अस्तबल का प्रवेश द्वार भी है। रिंग के बीचों बीच छोटी टांगों वाला एक चौड़ा व्यक्ति खड़ा है जिसका लंबा हैट उसकी पीठ पर झूल रहा है। उसकी लंबी मूछें हैं जिनके किनारे सावधानी से ऐंठ कर नुकीले कर दिए गए हैं। यह आदमी 5 साल की एक छोटी सी लड़की की कमर में एक रस्सी बांध रहा है। यह लड़की ठंड और डर से बुरी तरह कांप रही है। एक बड़े से सफेद घोड़े को लेकर एक आदमी रिंग में घूम रहा है। घोड़ा अपनी गर्दन को मोड़ता हुआ जोर से फुफकारता है। उसके नाक से भाप बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। जब भी घोड़ा हैट वाले आदमी के पास से निकलता है वो डर और गुस्से से आदमी की बगल में दबे कोड़े को देखता है और फिर जोर से फुफकारता है। घोड़ा अनमने ढंग से रिंग में घूम रहा है। उसे घुमा रहा आदमी उसे अपनी ओर खींचता है। छोटी सी नोरा अपने पीछे चल रहे घोड़े की परेशानी और गुस्से को महसूस कर रही है। उसका कांपना और बढ़ जाता है। 2 मजबूत हाथ लड़की को कमर से पकड़कर हल्के से ऊपर उछालते हैं और उसे घोड़े की पीठ पर लगी चमड़े की गद्दी पर बैठा देते हैं। लगभग उसी समय नोरा को ऐसा लगता है कि कुर्सियां, सफेद खंबे, मेन गेट के पास लगा टेंट का कपड़ा सब के सब घोड़े के साथ गोल गोल चक्कर खाने लगे हैं। लड़की के छोटे छोटे से हाथ घोड़े के खुरदुरे बालों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। गोल गोल घूम रहे रिंग की चमकती रोशनी उसे आंखें बंद करने को मजबूर कर देती है। लंबे हैट वाला आदमी रिंग के बीचों बीच आ जाता है। अपने घोड़े को जोर से फटकारते हुए वो घोड़े को काबू में रखने की कोशिश करता है और जोर से चिल्लाता है आले। दृश्य बदल रहा है। इस बार नोरा अपनी छोटी सी चमकदार स्कर्ट को पहने हुए रिंग के बीच में है। बच्चों जैसे पतले नंगे हाथों से वो लंबी रस्सियों को पकड़े हुए है। इन रस्सियों से बंधे एकदम संतुलित झूले पर वो खड़ी है। इसी झूले पर नोरा के पैरों के पास एक आदमी उल्टा लटका हुआ है। गुलाबी रंग के चुस्त कपड़े पहने ये आदमी
ताकतवर लग रहा है। उसके घुंघराले बाल तेल से चमक रहे हैं और वो सूरत से ही क्रूर नजर आता है। वो अपने हाथ ऊपर की तरफ उठाता है और चुभती हुई तीखी निगाहों से नोरा को घूरता है। कलाबाज की सम्मोहित करने वाली आंखें नोरा की आंखों से मिलती हैं और अचानक वो ताली बजाता है। नोरा तेजी से आगे की तरफ झुकती है और नीचे की तरफ से आते हुए उन दोनों मजबूत और क्रूर हाथों को देखती है। दर्शकों की सांसें आगे होने वाले करतब की आशा में थम सी जाती हैं। तभी नोरा की धड़कन रुक जाती है। डर और आतंक उसे आगे बढ़ने से रोक देता है। उसकी उंगलियां हाथों में पकड़ी हुई रस्सी पर और कस जाती हैं। एक बार फिर से मजबूत हाथ नीचे से ऊपर की तरफ मुड़ते हैं और उसके पैरों के नीचे टंगे हुए कलाबाज की आंखें उसे देखकर और क्रूरता से चमकने लगती हैं। नोरा को अपने पैरों के नीचे अंधेरी और गहरी गुफा सी नजर आती है और तभी जोर से आवाज गूंजती है, आले। एक बार फिर नोरा संतुलन बनाने की कोशिश करती है। वो सांस भी मुश्किल से ले पा रही है। वो हवा में गोता लगाती है। अपने देह को सांप की तरह मरोड़ती हुई वो हवा में ही दूसरे कलाकार के सिर पर संतुलित सफेद सीढ़ी के बीच में से निकलती है। इसके बाद वो एक दूसरे कलाकार के पैरों से ऊपर की तरफ उछाली जाती है और वो हवा में कलाबाजी खाती है। कुछ ही क्षण बाद वो ऊंचाई पर बांधे गए एक पतले तार पर संतुलन बनाते हुए चलती दिखाई देती है। तार उसके पैर को काट देता है और उसे बहुत दर्द होता है। उसके चारों तरफ सब कुछ वैसा ही है। तेल लगे काले बालों वाले लोग, लंबी ऐंठी हुई मूछें, सिगार और पसीने की मिली जुली गंध और कोशिश करके घुंघराले किए गए बाल। इन सब के बीच करतब दिखाने वाले कुत्तों, घोड़ों और मनुष्यों के दिलों को दहला देने वाली आवाज हमेशा गूंजती है, आले। अब वो 16 साल की एक बहुत सुंदर लड़की थी। एक दिन जब वो अपना करतब दिखा रही थी, अचानक एक दुर्घटना हो गई। उसका हाथ छूटा और वो नेट से फिसलती हुई नीचे रिंग में बिछे रेत पर आ गिरी। उसे बेहोशी की हालत में तुरंत रिंग से उठाकर अंदर ले जाया गया। सर्कस की परंपराओं के अनुसार उसके दोनों कंधों को मजबूती से पकड़कर उसे होश में लाने के लिए पूरी ताकत से झकझोरा गया। वो होश में तो आ गई, लेकिन हाथों में लगी चोट के कारण उसे बहुत तेज दर्द था। उसके चारों तरफ जमा सर्कस के लोग कह रहे थे, दर्शक उखड़ रहे हैं, जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, चलो चलो उठो, दर्शक तुम्हें देखना चाहते हैं। आज्ञा का पालन करते हुए उसने अपने होठों पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लाने की कोशिश की। वो 2 कदम ही चली कि असह्य पीड़ा से चीख उठी और लड़खड़ा के गिर पड़ी। 1 दर्जन हाथों ने उसे उठाया और जबरदस्ती रिंग के अंदर धकेल कर दर्शकों के आगे खड़ा कर दिया। आवाज फिर से गूंजी, आले। इसी साल सर्कस में मेनोटी नाम का एक प्रसिद्ध जोकर भी काम करने आया। वो उस तरह का जोकर नहीं था जो चेहरे पर चांटे खाकर पेट के बल रिंग की मिट्टी में लौटता रहता है। वो उन जोकरों में से भी नहीं था जो भूखे पेट सारी शाम जनता को चुटकुले सुनाकर और ऊटपटांग हरकतें करके हंसाते रहते थे। बेनोटी एक स्टार जोकर था। वो दुनिया में अकेला ही ऐसा जोकर था जो दर्शकों को पूरे समय बांधे रख सकता था। वो प्रसिद्ध प्रशिक्षक भी था और उसे कई इनाम और अवार्ड भी मिले थे। उसके कपड़ों पर छाती के ऊपर चेन में बंधे सोने के कई मेडल लटके रहते थे। वो एक काम करने के लिए 200 रूबल लिया करता था। वो कहता था कि उसने पिछले 5 सालों से बेहतरीन रेशम के कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं पहना। अपना काम खत्म करने के बाद वो हर बार कहता कि वो बहुत थक गया है। चेहरे पर कड़वाहट का भाव लाते हुए वह बोलता, हम क्या हैं, बंदरों की तरह हम भरे पेट वाले तमाशा देखने आए लोगों का मनोरंजन ही तो करते हैं। रिंग में वो पुराने गाने या अपने गीतों को बेसुरी आवाज में गाया करता था। वो पुराने चुटकुले सुनाता जो दर्शकों को आमतौर पर पसंद नहीं आते थे, लेकिन उसके बारे में इतना प्रचार किया जाता था कि बेचारे दर्शक फंस जाते थे। निजी जिंदगी में वह अपने को लापरवाह और अलग सा दिखाता था। वो हर समय अपने चारों तरफ एक तरह की रहस्यमयी धुंध कायम रखता ताकि उसकी श्रेष्ठता दिखाई देती रहे।
वो लोगों के आगे डींग हाँकता कि कई सुंदर और अमीर औरतों से उसके अंतरंग संबंध रहे हैं। दवाई खाने के बाद नोरा के पैर की चोट में कुछ सुधार हुआ। सुबह अभ्यास के दौरान मिनोटी उसके पास आया। उसने नोरा का हाथ अपने हाथों में थामा और उसे देखते हुए प्यार से उसका हालचाल पूछा। नोरा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो शर्मा गई और उसने हल्के से अपना हाथ छुड़ा लिया। बस उसी क्षण उसके भाग्य का फैसला हो चुका था। एक सप्ताह भी नहीं बीता होगा कि शाम का शो खत्म करके जब वो वापस आ रहे थे, मिनोटी ने उससे पूछा कि क्या वो रात को उसके साथ खाने के लिए चलेगी। वो कह रहा था कि वो उस होटल में खाना खाने जाएंगे जहां दुनिया के सबसे प्रसिद्ध सर्कस कलाकार रहते हैं। होटल में मिनोटी ने पहली मंजिल पर वो जगह आरक्षित करवाई थी जहां आमतौर पर दो प्रेमी अकेले में बैठा करते थे। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए नोरा एक क्षण के लिए रुकी। शायद वो थकी हुई थी या फिर लड़कियों के स्वाभाविक झिझक और भोलापन उसे रोक रहा था। मिनोटी ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया था। उसकी आवाज खतरनाक जानवर जैसी हो गई थी। अपने अंदर के पुराने प्रशिक्षक को जगाते हुए वह फुसफुसाया, आले। वो चुपचाप ऊपर चली गई। उसे मिनोटी में एक शानदार व्यक्ति नजर आ रहा था, उससे कहीं बेहतर, रूपवान, लगभग भगवान जैसा। इस समय वो सब कुछ भूल चुकी थी। मिनोटी उससे अगर आग में भी कूद जाने के लिए कहता तो वो शायद आंखें बंद करके ऐसा कर देती। लगभग 1 साल तक वो मिनोटी के पीछे पीछे एक शहर से दूसरे शहर जाती रही। वो मिनोटी के कीमती सामान की निगरानी करती, उसके चमचमाते कपड़ों की देखभाल करती और उसे चूहों और सुअरों को प्रशिक्षित करने में मदद करती। नोरा मिनोटी के चेहरे पर क्रीम की मालिश तक करने लगी थी। वो उसकी प्रसिद्धि से इतना प्रभावित थी कि उसकी सेवा किसी भक्त की तरह करती थी। जब वो अकेले होते वो कुछ भी नहीं बोलता था। ऐसा लगता था कि नोरा की दिलो जान से की जा रही सेवा पर वो कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है। हालांकि वो पूरी तरह से संतुष्ट था, लेकिन वो उदासीनता सी ओढ़े रखता। 1 साल में ही मिनोटी का उससे दिल ऊब गया था। अब वो विल्सन नामक बहनों में से एक की तरफ आकर्षित हो गया था जो झूलों पर अपने करतब दिखाती थीं। किसी भी विशेष अवसर पर वो नोरा के साथ नहीं खड़ा होता था। ड्रेसिंग रूम में वो अक्सर दूसरे कलाकारों और कर्मचारियों के सामने छोटी छोटी बातों पर नोरा को अपमानित करने लगा था। वो मिनोटी के इस व्यवहार को किसी पुराने वफादार कुत्ते की तरह पूरी विनम्रता से सह रही थी। और फिर एक दिन सब कुछ बिखर गया। दुनिया का नंबर 1 कलाकार मिनोटी किसी कुत्ते से रिंग में नाराज हो गया और उसने बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। दर्शकों ने उसके इस व्यवहार पर उसकी खूब निंदा की, उसके खिलाफ आवाजें उठाईं। कार्यक्रम के बाद गुस्से में तमतमाए हुए मिनोटी ने चीख कर नोरा से कमरे से तुरंत दफा हो जाने के लिए कहा। नोरा बाहर जाने लगी, लेकिन दरवाजे पर खड़े होकर उसने कातर निगाहों से भिखारी की तरह मिनोटी को देखा। मिनोटी गुस्से से अपनी जगह से उठा। उसने नोरा का हाथ पकड़कर दरवाजा खोला और आदेश देते हुए चिल्लाया, आले। जिस तरह मार खाया और बाहर भगाया हुआ कुत्ता वापस मालिक के पास लौट आता है, उसी तरह केवल 2 दिनों के बाद ही नोरा मिनोटी से मिलने उसके पास गई। उसकी आंखों में उस समय निराशा और हताशा के बादल उमड़ पड़े जब एक वेटर ने उससे कहा, आप ऊपर के उस कमरे में नहीं जा सकते, वो किसी महिला के साथ हैं। लेकिन नोरा ऊपर की मंजिल पर पहुंची और वो अब उसी कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी थी जिसमें 1 साल पहले वो मिनोटी के साथ थी। हाँ, ये उसी की आवाज है। उसे स्टार कलाकार की आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज बीच बीच में लाल बालों वाली अंग्रेज महिला की हंसी से दब जाती थी। नोरा से न रहा गया। उसने अचानक दरवाजा खोल दिया। कमरे में बैंगनी सुनहरे रंग के पर्दे टंगे थे। पीतल के फूलदान में लगी मोमबत्तियां रोशनी बिखेर रही थीं। एक टोकरी में फल सजे हुए थे। एक चमकदार बर्तन में शराब की बोतल रखी हुई थी और मिनोटी कमीज पहने सोफे पर लेटा हुआ था। विल्सन अपने ढीले ढाले कपड़ों में उसके सामने थी। कमरे में वाइन, सिगार और पाउडर की मिली जुली गंध
घुली हुई थी। ये सब देखकर वो स्तब्ध रह गई। अचानक वो विल्सन की ओर झपटी और उसने अपनी मुट्ठियों से विल्सन के चेहरे पर प्रहार करने शुरू कर दिए। विल्सन जोर से चीखी और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। मिनोटी ने बहुत मुश्किल से दोनों को अलग किया। नोरा उसके पैरों पर गिर पड़ी। वो मिनोटी के जूतों को चूमने लगी और उससे अपने पास वापस लौट आने की भीख मांगने लगी। मिनोटी ने किसी तरह नोरा को दूर हटाया और उसका गला अपनी मजबूत उंगलियों में फंसा लिया। वो उसका गला दबाते हुए गुस्से से बोला, अगर तुम चुपचाप बाहर नहीं गई तो मैं वेटर से तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। यह सुनकर नोरा चुपचाप उठी। उसने रुंधे गले से कहा, अगर ऐसा है। उसकी आंखें खुली हुई खिड़की की तरफ थीं। वो एक अनुभवी जिम्नास्ट की तेजी और चपलता के साथ उठी और खिड़की की चौखट की तरफ बढ़ी। वो खिड़की पर चढ़कर खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथों को फैलाकर खिड़की की चौखट को पकड़ लिया था। नीचे उसे घोड़ा गाड़ी चलती हुई दिखाई दे रही थी। इतनी ऊंचाई से सब कुछ आश्चर्यजनक रूप से बहुत छोटा नजर आ रहा था। सड़क अभी अभी हुई बारिश से भीगी हुई थी। सड़क के दोनों ओर लगी बत्तियों की रोशनी पानी के ऊपर गिरकर झिलमिला रही थी। नोरा का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। डर और आतंक से उसका दिल थम सा गया। फिर अपनी आंखें बंद करके और जोर जोर से सांस लेते हुए उसने अपने दोनों हाथ सिर के ऊपर उठा लिए। सर्कस के दिनों में ऊंचाई से छलांग लगाते हुए उसके मन में जो डर और भय होता था वो फिर से लौट आया। लेकिन नीचे की तरफ देखकर उस जोर से चीखी, आले। अभी आप सुन रहे थे अलेक्जेंडर कुपरिन की कहानी आले। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।